मैं जब यूट्यूब पे सर्च करती थी वो टॉपिक सेमेस्टर एग्जाम के टाइम में, तो वो मुझे आता था आपका लेक्चर एंड ऑल, सिंपलेस्ट वे में आप समझा देते हो। मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम गई थी, मैंने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मैं बहुत शॉर्ट थी मैं वही लगा कर आई थी। एंड मेरे तो जैम में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुए थे। नेट का जो लेवल था ना जैम का, वो तो मुझे बहुत ही सिमिलर लगा जो मैंने बंसल बायोलॉजी के मॉक टेस्ट से करा था। तो मुझे लगा लाइक रियल प्रैक्टिस हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट जुड़ी हैं जिनका नाम समन है। इस बार इन्होंने गैट का एग्जाम बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया और मार्क्स के साथ। इनके जो मार्क्स थे वो 184 मार्क्स थे और उसी के साथ साथ अगर रैंक देखें तो AIR 13 इनकी रैंक थी। सो समन, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अच्छे मार्क्स के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो समन, गैट के बारे में कहाँ से पता चला और कहाँ से सोचा कि ये एग्जाम देना है मुझे? जब मैंने अपना BSc ज्वाइन किया था ना, तो फर्स्ट ईयर में ही वहाँ के प्रोफेसर्स बताते हैं कि आगे का क्या फ्यूचर है या फिर क्या एग्जाम आप दे सकते हो। तो तभी मुझे पता चला था कि IIT जैम या फिर गैट टाइप के एग्जाम्स होते हैं। तो फिर मुझे उसी से पता चला। और आपने BSc अपनी कहाँ से करी है? मैंने BSc रामैया कॉलेज बैंगलोर से किया है, रामैया यूनिवर्सिटी। ओके। एंड कब से सोचा फिर गैट की तैयारी शुरू करनी है? फर्स्ट ईयर से ही सोचा था या थर्ड ईयर से स्पेसिफिक? सोचा तो फर्स्ट ईयर से था, बट ऑनेस्टली स्टार्ट नहीं किया फर्स्ट ईयर से। मैंने ये लास्ट ईयर के अगस्त से स्टार्ट किया था कि प्रॉपर जो होता है ना लेक्चर देखना एंड नोट्स एंड एवरीथिंग रिवीजन, तो वो अगस्त से स्टार्ट किया मैंने। और समन, आपने सिर्फ गैट भी टारगेट किया था या बाकी सारे एंट्रेंसेस भी टारगेट किए थे? मैम एक्चुअली जो मेरा कॉलेज है ना, जस्ट बगल में IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो मैं हमेशा वो देखती थी। तो मैंने जब पता करा कि वहाँ के लिए कैसे एंट्री मिलेगी एंड ऑल, तो मुझे IIT जैम के बारे में पता चला। तो मेरा टारगेट ही फिर मैंने IIT जैम रखा एंड देन उसके साथ जो भी एग्जाम्स होते हैं बाकी सारे वो सब भी कर लिया टारगेट। तो अनफॉर्चुनेटली मैं IISc में तो नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ का इंटरव्यू दिया था बट नहीं हो पाया। बट तो उसी वजह से मैंने IIT जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेनली मेरा टारगेट वही था। IIT जैम में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक थी, 105 आपकी रैंक थी, राइट? IIT जैम में भी। सो IIT जैम में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक थी और गैट में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी रैंक आई। सो बंसल बायोलॉजी के बारे में समन कहाँ से पता चला कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है? मैं जब क्लासेस होते थे कॉलेज में, तो वो जो प्रोफेसर्स थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ऑनेस्टली मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे, बट कुछ पॉइंट होता है ना कि नहीं समझ आता है क्लासेस में। शॉर्ट 40 to 45 मिनट्स की क्लास होती है। तो इसलिए मैं जब यूट्यूब पे सर्च करती थी वो टॉपिक सेमेस्टर एग्जाम के टाइम में, तो वो मुझे आता था आपका लेक्चर एंड ऑल। तो जब मैंने 1-2 लेक्चर देखा तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप जैसे बताते हो सारा कि जो भी एक सिंपलेस्ट वे में आप समझा देते हो, तो फिर मैंने वहीं से आपका लेक्चर देखना शुरू किया था। तो ऑलमोस्ट तो मैं सारे एग्जाम से पहले आपके लेक्चर्स देख के जाती थी। सो स्वीट। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी गैट के लिए? गैट एग्जाम की कोई स्ट्रैटेजी रखी थी आपने कि मैं ऐसे प्रिपेयर करूंगी, वैसे प्रिपेयर करूंगी? क्या सोचा था? तो मैंने जो जैम के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वही मैंने सेम गैट के लिए भी फॉलो किया था। मैं लेक्चर्स देखती थी एक्चुअली, और मैं नोट्स भी नहीं बनाती थी। शॉर्ट नोट्स मुझे ऐसा लगता था वो मेरा टाइम लेके जाएगा। तो मैंने जो बुक फॉलो किया था उस पर ही मैं जो मार्कर वगैरह से मार्क करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर स्टिकी नोट्स वहीं पे लगा देती थी। एंड जब मैं रिवीजन किया, लेक्चर देखा, फिर क्वेश्चंस सॉल्व करती थी लास्ट ईयर के, तो मैं ऐसे ही करती थी। जब एक जैसे मेरा जो भी रूटीन था उसमें मैंने टाइम ये कर रखा था, डिवाइड कर रखा था कि इतने देर रिवीजन करना है, इतने देर लेक्चर्स एंड इतने देर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैंने ऐसे किया। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, क्योंकि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनको किस तरीके से मैनेज करते थे आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मैंने ना क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए जो यूट्यूब्स पे होते हैं ना वन शॉट नीट के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने वही उसी से किया था। वो मुझे लगा कि बहुत हेल्पफुल होता है। वो थोड़ा इन डेप्थ भी रहता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप उस लेक्चर से क्या इंटेक ले सकते हो। तो मैंने उतना ही किया जो मेरे लिए था। उसमें वो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स रहते, तो मैंने उतना तो नहीं किया, बट मोस्टली मैं वहीं से करती थी जो भी नीट के लिए होते हैं। और बायोलॉजी में आपने सारी यूनिट्स पढ़ी थी? हर एक यूनिट पढ़कर गए थे आप?
हाँ, क्योंकि मैंने पीसीएम में सारा यूनिट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि बायोलॉजी तो नहीं छोड़नी है एक भी यूनिट। इस बार बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐड ऑन हो गया था जैम में हाँ इस हाँ। ईयर से, तो वो मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया, बट हाँ उसका मैंने ओवरव्यू देख लिया था। तो और लकीली बस 2 या 1 क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत इजी थे, तो वो तो लग गया। और व्हाट अबाउट गैटबी? क्योंकि गैटबी में तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोप्रोसेस अच्छा खासा आता है। हाँ ना, बट उसमें ऑप्शन रहते हैं ना कि हाँ 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहते हैं, तो उसमें तो हाँ। चॉइस आप छोड़ सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने ये टॉपिक्स, ये सारे बाकी यूनिट्स बहुत अच्छे से किए, तो मैंने वो सारे, मतलब वो जो बायो प्रोसेसिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का था वो मैंने स्किप कर दिया था, वो नहीं किया था। और इस बार का पेपर गैटबी का थोड़ा सा टफर आया था, टफर साइड पे आया था, तो आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, तो वो किस तरीके से रहा? कैसे इतने अच्छे मार्क्स आए? आपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से चूज किया था सेक्शन बी में, या क्या था? वो जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ मुझसे ही नहीं बन रहा है, या फिर इस बार के क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। हाँ। तो फिर तो मुझे ऐसा, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी आफ्टर एग्जाम की, जैसा सोच के आई थी वैसा तो नहीं हो पाया। फिर जब एग्जाम खत्म हुआ तो पता चला नहीं, मोस्टली सारे स्टूडेंट ऐसे ही रिव्यू दे रहे हैं, तो मे बी कुछ तो है कि इस बार की कट ऑफ लो जाएगी। तो मेरी निगेटिव मार्किंग बहुत कम गई थी। मैंने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन, जो मैं बहुत श्योर थी, मैं वही लगा कर आई थी। 1 या 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए होंगे अगर ओवरऑल देखा जाए, सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी, दोनों में आई गेस हाँ 2-2 क्वेश्चन दोनों में गलत हुए थे, याद है मुझे। तो पेपर प्रैक्टिस को इतना परफेक्ट कैसे बनाया? क्योंकि नेगेटिव अगर 1-2 हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसको परफेक्ट कैसे किया समन? वही आपका मॉक टेस्ट ले रखा था मैंने, एग्जाम के टाइम पे भी लिया था और गैट बी का भी लिया था, तो मैं मॉक प्रैक्टिस करती थी, उससे एनालाइज करती थी कि कौन से क्वेश्चन थोड़ा भी डाउट है तो नहीं करना ही बेटर होगा, नेगेटिव मार्किंग में जाने से बेटर है। तो एंड मेरे तो एग्जाम में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुए थे। मैंने नाइस। सेक्शन, हाँ एक भी, लाइक मेरा जो मार्क्स किया ना वो नेट की वजह से चला गया, उसमें मेरे थोड़े ज्यादा गलत हो गया। एक्चुअली मैं तो बहुत एक्सपेक्ट करी थी मेरा रैंक उसमें भी 2 डिजिट में आ जाए, बट ठीक है वो नहीं हो पाया। बट मेरे नेगेटिव उसमें भी एक क्वेश्चन भी नहीं गया था एग्जाम में। सो समन, आपको टेस्ट सीरीज एग्जैक्टली किस तरीके से हेल्प की थी? और जो बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज थी उसका एनालिसिस कैसे करते थे? कब कब टेस्ट देते थे? लाइक एक यूनिट पढ़ ली उसके बाद टेस्ट देते थे, या क्या करते थे, लास्ट में टेस्ट देना प्रेफर किया? क्या कैसे रखा आपने चीजों को? मैंने टेस्ट सीरीज जो जैम के लिए थी वो दिसंबर में लिया था। हाँ। दिसंबर में लिया था, नवंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। हम्म। तो वो जो पहले मैंने ना यूनिट वाइज जो आपके टेस्ट सीरीज में होते हैं ना वो लगाए, फिर फुल मॉक टेस्ट मैंने दिसंबर एंड से स्टार्ट किया था। तो मैं हर वीकेंड पे देती थी, क्योंकि वो 3-4 ही रहते हैं मॉक टेस्ट, और फिर जब जितना भी मेरा गलत होता था फिर मैं उसको एनालाइज करती थी। एंड ऑनेस्टली मैम, जब मैंने आपके मॉक टेस्ट लगाए ना, वो होता है ना डिटेलिंग, जो थोड़ा थोड़ा वो हम मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं, कि ठीक है ये उतना नहीं है, इम्पोर्टेंट है। लाइक आपके मॉक टेस्ट में था ना, आप वो जैसे बायोकेमिस्ट्री में एटीपी एंड ऑल कितना बनता है एंड मेटाबॉलिज्म, वो आप उस पर बहुत आपके क्वेश्चंस रहते थे, वो मॉक टेस्ट में आपने वो सब डाल रखा था, और वो मतलब था कि ठीक है उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता था। एंड मॉक टेस्ट में जब आया तो मैंने उसको रिवीजन कर लिया, एंड जैम के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ गया था कि एटीपी के जब फॉर्म होता है तो कितने ये चाहिए होते हैं, प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो वहां से मिला। फिर एक क्वेश्चन जैम में आया था, कंसंट्रेशन दिया हुआ था एंड वॉल्यूम, एंड कुछ तो वॉल्यूम निकालना था, वो C1V1 इज इक्वल टू C2V2, वो भी आपके मॉक टेस्ट में था। तो वहां से भी एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, नेट का जो लेवल था ना जैम का, वो तो मुझे बहुत ही सिमिलर लगा जो मैंने बंसल बायोलॉजी के मॉक टेस्ट से करा था, बहुत ज्यादा। और ये जो टेस्ट है आप इन्हें एनालाइज कैसे करते थे? फॉर एग्जांपल आपने वीक में एक बार टेस्ट दिया, अब उसके बाद क्वेश्चंस गलत हुए, उसके बाद फिर आप क्या करते थे? जो क्वेश्चंस गलत होते थे वो तो मैं पहले आपका जो वीडियो सॉल्यूशन रहता है वो चेक करती थी कि क्या मुझसे क्या गलती हुई है। फिर मैं अपने नोट्स देखती थी कि वेदर वो मेरे नोट्स में ऐड ऑन है या फिर मुझे करना पड़ेगा पहले से। अगर वो नहीं रहता था तो फिर मैं वहाँ पे मेंशन कर लेती थी ताकि आगे के रिवीजन में हेल्प हो जाए। एंड अगर वो कुछ न्यू टॉपिक रहता था तो ज्यादा टाइम तो बचा नहीं था जब मैं फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट की थी, तो मैं बस वो ओवरव्यू देख लेती थी उस टॉपिक का कि अच्छा अगर ऐसा आया तो कुछ तो कर सकती हूँ, ऐसे करके मैं करती थी। और फिर मैं पहले सेक्शन वाइज एनालाइज करती थी, सेक्शन ए कर लिया फिर सेक्शन बी, और वन गो में तो मैं नहीं करती थी, मॉक टेस्ट दे दी फिर 2 थी, एक दिन सेक्शन ए कर लिया फिर किसी दिन सेक्शन बी को एनालाइज कर लिया, तो ऐसे।
एंड व्हाट अबाउट गैट बी की टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से हेल्प की थी? गैट बी का भी काफी हेल्पफुल था। एक्चुअली जब मैं गैट बी का टेस्ट सीरीज देती थी तो आई थॉट कि इतना इजी क्यों आ रहा है। मेरे मोस्टली मॉक टेस्ट में रैंक 1 आता था, तो मुझे ऐसा लगता था इतना भी तो मैंने पढ़ के रखा है कि रैंक 1 आ रहा। फिर था कि नहीं हो सकता है इजी है, क्योंकि जैम के का क्वेश्चन बहुत मैच आता था उसमें, इस वजह से। फिर जब हुआ टेस्ट दिया मैंने, तो वहाँ पे भी काफी सिमिलैरिटीज तो थी। जो मैथ्स के क्वेश्चन आपने दे रखे थे एप्टीट्यूड में, वहाँ पे भी वो आते थे, वो टाइम एंड वर्कर्स इतने हैं तो टाइम कैलकुलेट करो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके भी मॉक टेस्ट में थे एंड जैम में, गैट में भी बहुत आते थे। तो बहुत सिमिलर, तो मॉक टेस्ट तो सच में बहुत हेल्पफुल था। जब मैंने बंसल बायोलॉजी का मॉक टेस्ट लिया ना, तो मुझे लगा लाइक रियल प्रैक्टिस हो रहा है, इतना मुझे सिमिलरिटी लगती थी उसके सारे जैम के पेपर या गैट बी के पेपर से। और समन कैसे नेगेटिव को कैसे रिड्यूस किया? मतलब कहने का मतलब है जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसा लगता है क्वेश्चन लगा देते हैं, यार लगता है पढ़ा था लगा देते हैं, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो कंट्रोल कैसे लाया? वो मुझे भी होता था स्टार्टिंग में। मैंने जब 2-3 मॉक दिया ना, लाइक जैम का 1-2 दिया, तो मैं लगा देती थी। फिर जब मेरे मार्क्स कम आते थे, देन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर एटलीस्ट अगर थोड़ा भी डाउट है तो सोचो लगाने से पहले। तो वो मैं बहुत सोच के ही लगाती थी। अगर इवन मेरा 1% भी डाउट होता था, तो मैं सच में एग्जाम में तो मैंने यही किया है। वो एक क्वेश्चन था बहुत कंफ्यूजिंग था, कीटो एसिडोसिस करके था ना, वो मैंने कहीं तो पढ़ रखा था, मुझे बहुत लग रहा था नहीं लगा देती। लास्ट में मैंने वो लगा भी दिया, फिर लास्ट में मैंने वो हटा दिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे समझ आ गया था कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है, मेरा मार्क्स नहीं जाएगा ज्यादा। जैसे मॉक में मैं कर लेती थी, तो इसलिए मैंने वो भी हटा दिया। तो निगेटिव तो मैं बहुत कंट्रोल करती थी कि नहीं लगाना है। निगेटिव आ जाने से अच्छा 2 मार्क्स और कम आ जाए, इट्स फाइन। डेफिनेटली। और आपने जो ये टेस्ट सीरीज थी, इसके टेस्ट देने के अलावा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए थे? ये गैट बी के और आईडी जैम दोनों के? हाँ, वो तो मैंने बुक ले रखा था, जो आता है एक जगह सारे रहते हैं ना, टॉपिक वाइज जो रहते हैं, तो मैं उससे लगाती थी। और आपने सिर्फ आईआईटी जैम और गैट बी की पीवाईक्यू सॉल्व किए थे या बाकी सारे एग्जाम्स के भी किए थे? मैंने सीयूटी पीजी भी दिया था, तो मैं उसका भी सॉल्व करती थी। मैंने उसमें 2 पेपर दिया था, लाइफ साइंस एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। एंड समन, जैसे अभी आप फाइनल ईयर में थे, फाइनल ईयर में अपना एक प्रेशर भी होता है, उसी के साथ साथ आपको ये सारी चीजें भी करनी है, तो इनको मैनेज कैसे करते थे आप? इसके लिए वो होता है ना, कॉलेज के बाद आप एक टाइम निकालो, एग्जैक्ट वो मतलब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए करना है। तो वो मेरा मोस्टली जो लास्ट टाइम था ना, वो इंटर्नशिप में जाता था, तो क्लासेस का प्रेशर उतना रहता नहीं था। तो मैं उसी टाइप से इंटर्नशिप मॉर्निंग में से मेरा फर्स्ट हाफ में इसमें खत्म हो जाता, तो मैं सेकेंड हाफ जो दिन का होता था उसमें फिर मैं क्लासेस करती थी जो भी, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल। तो थोड़ा हेक्टिक होता था, बट हो जाता था। एंड समन, जो स्टूडेंट अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या पॉइंटर्स बताना चाहोगे कि वो ये चीजें करें तो उनके लिए बेटर हो सकता है? पीसीएम तो फॉर श्योर आप पहले स्टार्ट कर दो। बहुत मतलब मैंने भी बहुत लास्ट में स्टार्ट किया, सितंबर में स्टार्ट किया पीसीएम, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस बार भी देखा जाए जैम के पेपर में, तो 50-50 रेशियो था, 50 पीसीएम से था एंड 50 बायोलॉजी से, तो वो तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता, वही रैंक बूस्ट करके देगा। तो वो तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो इट्स बेटर। बायोलॉजी जितना इंपॉर्टेंस देना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वो है। एंड देन ऐसा भी नहीं कि सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन एनालाइज करो, उसे एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से नहीं। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो क्वेश्चन एनालाइज करके ही करो एंड वही रिवीजन करो। तो समर, अब तुम्हारा क्या ड्रीम कॉलेज कौन सा? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, गैट बी में आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है कि गैट बी के थ्रू तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, तो कौन सा कॉलेज आप सोच रहे हो? मुझे नाइजर भुवनेश्वर में मिला है ना, इंटीग्रेटेड एमएससी एंड पीएचडी, तो मेरा तो अभी फोकस वही है कि उसी को ज्वाइन करना है। आइजर भोपाल में भी मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में मिला है, बट अभी तो वही टारगेट है, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मैं इंटीग्रेटेड कोर्स में ज्वाइन करूँ, ताकि थोड़ा सेफ रहता है। पीएचडी अगर करना है तो आपके पास एक रहता है, नहीं तो फिर से वो पूरा प्रिपरेशन करना है सीएसआईआर नेट का। तो इसलिए अभी तो मेरा टारगेट वही है कि मैं वही ज्वाइन करूंगी। तो नाइजर भुवनेश्वर आप चले जाओगे और गैट बी की सीट जो है वो आप नहीं लोगे, मतलब उसके थ्रू आप अप्लाई नहीं करोगे?
ओके कुछ फॉर्म तो मैंने भर रखे थे क्योंकि वो पहले ही स्टार्ट हो गए थे ना, तो वो तो आरसीपी की फॉर्म बहुत पहले आ गई थी, तो मैंने वो सब कर रखा है, बट अभी तो यही टारगेट है। कि नाइजर भुवनेश्वर में इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है। ओके सबन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी को बहुत एंजॉय करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।